ईरान और अमेरिका के बीच में चल रही इस अहम जियोपॉलिटिकल जंग में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को पहुंचे। ईरान के पार्लियामेंट्री स्पीकर गालिबाफ ने अहम बयान दिया है, कहा कि अमेरिका के पास कोई कार्ड्स नहीं है। through a display of the two sides. एक अजीब से ट्विस्ट में ट्रंप पे हमला करने वाले शख्स ने अपने को फ्रेंडली फेडरल असैसिन कह दिया। व्हाइट हाउस के टॉप ऑफिशियल्स पीट हेक्सेट और मार्को रूबियो मिलिट्री बेसिस में रह रहे हैं और ट्रंप से सवाल पूछा गया। Now many of your cabinet secretaries live on military bases. ईरान से इराक के बीच खासतौर पर नजफ के लिए फ्लाइट्स शुरू हो गई हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह का अपर हैंड लगातार बना हुआ है, एक और इजरायली सोल्जर मारा गया। अमेरिका के एक और यूरोपियन बेस से जहाज उड़ रहा था अमेरिका का स्ट्रैटो टैंकर और उसमें आग लग गई। Oh my God! सोमालिया ने भी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ज्वाइन कर लिया है और एक कार्गो वेसल जब्त कर ली। फिलिस्तीन के जेरूसलम इलाके में एक रेजिस्टेंस फाइटर ने ऐसा लग रहा है कि गोलीकांड कर दिया है। साथियों, 27 मार्च के इस पहले वीडियो में आपका स्वागत है। आशा है फिर आपको मेरे हेडलाइंस प्रेजेंट करने का तरीका पसंद आया होगा। अब देखिए, हम पहले अपनी खबर में आते हैं जहां पर अब्बास अराक्ची ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को पहुंचे और ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के तहत ऐसा हो रहा है, जिसमें अराक्ची सबसे पहले इस्लामाबाद पहुंचे, वहां एक लिफाफा उन्होंने शहबाज शरीफ को दिया। उसके बाद वो ओमान आए और ओमान में जो बातचीत हुई वो स्टेट ऑफ हुर्मुज को लेके थी कि स्टेट ऑफ हुर्मुज में हो सकता है कि ओमान और ईरान मिलके स्टेट ऑफ हुर्मुज संभाले और शायद अमेरिका को यह मंजूर हो, शायद। फिर वो इस्लामाबाद गए अराक्ची, फिर से वो पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं उनसे मिले और अब वो मॉस्को पहुंचे। और मॉस्को पहुंचते ही जो मीटिंग हुई अब्बास अराक्ची की, अभी प्यूटन से मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन जो रशियन ऑफिशियल से मीटिंग हुई है उसमें यह बात सामने आ रही है कि अराक्ची का कहना है कि इधर जंग के दिनों में मॉस्को से वो सीधे मॉस्को नहीं पहुंच पाए या रशियन ऑफिशियल से वो सीधे नहीं मिल पाए। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो विजिट है ये उस कमी को पूरी करेगी और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ओमान के साथ जो नई अंडरस्टैंडिंग ईरान की बनी है, देखिए ये बात मैंने पहले कही थी, ओमान के साथ जो नई अंडरस्टैंडिंग ईरान की बनी है उसको हमको मॉस्को को कम्युनिकेट करना है और मॉस्को को अब जाके अराक्ची कम्युनिकेट करेंगे जो नई अंडरस्टैंडिंग स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर बनी है। फिर प्यूटिन मोस्ट प्रोबेबली जी जिनपिंग से बात करेंगे और जी जिनपिंग ट्रंप से मिलने वाले हैं। ट्रंप को चाइना जाना है 14-15 मई तक। तो आप देखिए कैसे जिग-जैग तरीके से ये पूरी जियोपॉलिटिक्स जुड़ी हुई है और कैसे उसमें से एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। देखिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझना है। इस कॉम्प्लेक्सिटी के तहत कोई निर्णय हो सकता है और सीज फायर वाकई कुछ लंबे समय के लिए हो सकता है और यह भी हो सकता है कि ये सारी चीजें कोलैप्स कर जाए। अब्बास अराक्ची का जो प्लेन मॉस्को गया उसके ऊपर मिनाब लिखा था, मिनाब 168 यानी 168 वो बच्चियां जो अमेरिका इजराइल के अटैक में मारी गई थी 28 फरवरी 2026 को। फिर दूसरी बड़ी खबर की हम विवेचना करते हैं जहां पर गालिबाफ जो कि ईरान के पार्लियामेंट्री स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास कोई कार्ड्स नहीं है, सारे कार्ड्स ईरान होल्ड करता। और उन्होंने ये क्यों कहा? उसमें 3 इंडिकेटर्स हैं। देखिए स्टेट ऑफ हुर्मुज पे कभी भी अमेरिका कंट्रोल नहीं कर सकता, ना वो ईरान का कंट्रोल हटा सकता, और जिसकी वजह से जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट है उसमें प्राइसेस बढ़ रही है। ब्रेंट क्रूड की प्राइस फिर बढ़ रही है। ट्रंप बार बार बयान देते हैं कि वो कम हो, लेकिन वो बढ़ती जा रही है। दूसरी बात, गालिबाफ ने यह भी कहा कि अमेरिका अपने कार्ड्स एग्जॉस्ट कर चुका है। जैसे अमेरिका के पास जो रिजर्व ऑयल है, जो दुनिया में अगर तेल का संकट है तो अमेरिका रिलीज कर सकता है, लेकिन अमेरिका ऑलरेडी वो रिलीज कर चुका है काफी हद तक, और इससे ज्यादा वो करेगा तो अमेरिका के डोमेस्टिक कंजम्पशन पे बहुत उसका बुरा असर पड़ेगा। तीसरी बात, यह स्थिति अमेरिका की हो गई आर्थिक कि वहां पर वेकेशंस कैंसिल करने पड़ रहे हैं अमेरिका में। अब यह देखिए बड़ी टिपिकल बात है, अमेरिका में जो वेकेशंस क्यों कैंसिल करने पड़ रहे हैं? इसलिए क्योंकि जो ट्रैवल का कॉस्ट है वो बहुत हाई हो गया है। ट्रैवल का कॉस्ट बहुत हाई हो गया और ट्रंप नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन नवंबर में है कांग्रेस के, उसके पहले
जो जनता है वो ये कंप्लेन करेगी कि इस वेकेशंस में हम ट्रैवल कर रहे हैं इतने महंगे कॉस्ट पे, तो क्या अब वो वेकेशन भी बंद कर देंगे? ट्रम्प वेकेशन भी बंद कर देंगे? ये गालिबाफ ने भी सवाल उठाए। और ये देखिए एक जेन्युइन सवाल बनता है, क्योंकि यहां पर जो अमेरिका का टूरिज्म सेक्टर है, दुनिया को पता नहीं है, दुनिया सोचती है अमेरिका तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है सब कुछ, लेकिन टूरिज्म सेक्टर में 9 में से 1 अमेरिकन एम्प्लॉयड होता है। 25 करोड़ अमेरिका की पॉपुलेशन है, 25-30 करोड़ के बीच में, उसमें से करीब 2 करोड़ लोग टूरिज्म सेक्टर पे डिपेंडेंट। तो वेकेशन, अगर वेकेशन बंद हुए और कॉस्ट बढ़ गया ट्रैवलिंग का और रहने और खाने पीने का, तो जो इंटरनल टूरिज्म है और जो बाहरी है वो तो बाधित हो गए, जो इंटरनल टूरिज्म है वो बुरी तरह से बाधित हो जाएगा और कई लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ सकता है। और अगर नहीं बंद हुआ तो फिर हर चीज महंगी हो जाएगी, फिर भी लोग कंप्लेन करेंगे। इट्स अ कैच-22 सिचुएशन फॉर अमेरिका। ट्रम्प के असैसिन ने एक बड़ी अजीब सी बात कही है। उसने कहा कि आई एम अ फ्रेंडली फेडरल असैसिन, और ये बात निकल के आई है, एक तो आईडीएफ का यूनिफॉर्म उसके यहां मिला था, जिसको लेके अब ये कहा जा रहा है कि नहीं वो आईडीएफ की यूनिफॉर्म नहीं था, वो किसी ने एआई से बना दिया। अच्छा चलिए मान लिया एआई से बना दिया, लेकिन ये बात तो कंफर्म हो गई कि वो यूक्रेन के लिए काम करता था। ये जो असैसिन था, जो एलन कोल, जिसका नाम 31 साल का, उसी होटल में रहा जहां पर वो बैंक्वेट हो रहा था, जिसपे मतलब ट्रम्प पे गोली चली। लेकिन उसमें जो इंटरेस्टिंग बात यह है वो ये है कि उसने कई चिट्ठियां लिखी थी और वह ट्रम्प से बहुत नाराज था, यह बात सामने आई, और यूक्रेन का बहुत बड़ा सपोर्टर था। अब देखिए यहां भी कैसे जियोपॉलिटिक्स जुड़ी है। ट्रम्प के असैसिनेशन में भी जियोपॉलिटिक्स है, क्योंकि आप देखिए यूक्रेन से वो जुड़ा था, यूक्रेन के लिए, यूक्रेन के कॉज के लिए उसने पैसा वगैरह भी रेज किया था, जो भी थोड़ा बहुत किया हो, और वो सबको कह रहा था कि वो ट्रम्प से बहुत नाराज है क्योंकि ट्रम्प यूक्रेन को मदद नहीं पहुंचा रहा है। उसके अलावा वो इस बात पे भी नाराज था ट्रम्प की डोमेस्टिक पॉलिसीज को लेके। फिर ईरान के सवाल पे भी एक बात ये आ रही है, अभी कंफर्म पूरी तरह से नहीं है, लेकिन कुछ ऑल्टरनेटिव जो मीडिया वेबसाइट्स हैं वो इस बात को कह रहे हैं। ईरान वाले एंगल को दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट थोड़ा दबा भी रहे हैं, लेकिन जो ऑल्टरनेटिव वेबसाइट्स है, जैसे मोंडोविज अमेरिका की एक ऑल्टरनेटिव वेबसाइट है जो ऑल्टरनेटिव न्यूज देती, उसके हिसाब से उसने कुछ लेटर्स ऐसे भी लिखे थे, कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो ईरान को और बुरी तरह से बॉम्ब क्यों नहीं कर रहे। अब जो देखिए चौथी खबर है कि व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स, खासतौर पर मार्को रूबियो, पीट हेग्सेट यानी वॉर सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये मिलिट्री बेसिस में क्यों रह रहे हैं? तो मैंने आपको वो सवाल सुनाया, अब ट्रम्प का जवाब सुनिए। Now, many of your cabinet secretaries live on military bases in order to, because of the potential threats against them. Well, they choose to. I'm not sure that they need to. They also have nice places, you know. Democrats did the same thing. Some of the housing on the military bases is very nice. अब इसमें ट्रम्प कह रहे हैं कि बहुत अच्छी जगह है वहां, रहने लायक है वो। अरे भाई, अमेरिका में क्या सारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वॉर सेक्रेटरी, जो पहले डिफेंस सेक्रेटरी कहलाए जाते थे, सब वॉर क्या मिलिट्री बेसिस में रहते थे? अरे सीधे कहो ना कि ईरान से खतरा है। ईरान ने बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं, अमेरिकन न्यूक्लियर साइंटिस्ट की वो वाली बात याद रखिए जो हुआ है, और उसके साथ जो जगह जगह आज भी कुछ घटना हुई है, मैं अभी बताऊंगा। यूरोप में जो अमेरिकन बेसिस हैं वहां पर जो आग लग रही है, ऐसी बहुत सारी बातें हो रही है जिससे मुझे लग रहा है कि व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स डरे हुए। फिर देखिए ईरान से जो इराक फ्लाइट शुरू हुई है नजफ के लिए खासतौर पे, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल एक सिंपल सी ये बात नहीं है कि भाई फ्लाइट शुरू हो गई, नहीं। नजफ का एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, खासतौर पे शिया थॉट में, सुन्नियों में भी है, मतलब पूरी रिस्पेक्ट है और वो भी जाते हैं पिलग्रिमेज पे। मुहर्रम, बिल्कुल मेरे ख्याल से जून में मुहर्रम है। तो अब यहां पर जो पूरी एक स्थिति बन रही है कि ईरान ने जो नजफ पे फ्लाइट्स शुरू कर दी हैं, एक मैसेज है, और वो मैसेज ये है कि ईरान में सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, ईरान के पास सारे कार्ड्स हैं, ईरान अमेरिका पे हावी हो रहा है। पहले इजराइल सीजफायर वायलेशन करता था, खासतौर पे जो लेबनान के साथ जो जंगें हुई है पहले। अब हिजबुल्लाह हर सीजफायर का जवाब दे रहा है,
यानी इज हिजबुल्लाह वायलेटिंग द वायलेटर्स, यानी जो लोग उल्लंघन करते थे उनका उल्लंघन अब हिजबुल्लाह कर रहा है। अब देखिए, एक इजरायली सोल्जर मारा गया, उसके डिटेल्स भी आ गए हैं। 77 बटालियन का और 7th आर्मर्ड ब्रिगेड का ये सोल्जर है। आप तस्वीर भी देख सकते हैं दोबारा। फिर देखिए वो जो फुटेज आप देखिए कि रेस्क्यू करने के लिए एक आईडीएफ की टीम को साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह ने रॉकेट से मार की उस पे, और फिर रेस्क्यू करने वाली जो टीम है उस पे भी मार की, और अलग अलग एंगल से ये 2 वीडियो देखिए। अब वो घटना, जैसे कल मैंने बताया था कि यूके में एक अमेरिकन मिलिट्री बेस में आग लग गई, यूके के एक अमेरिकन मिलिट्री बेस में। जॉर्जिया में भी जो कुछ अमेरिकन स्ट्रेटो टैंकर्स पार्क थे, यानी जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करते हैं, उनमें भी एक स्ट्रेटो टैंकर वाज ट्राइंग टू टेक ऑफ, उसमें भी आग लग गई। बाब अल मंदाब पे एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं। लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब मैंने अभी 3 दिन पहले बताया था कि सोमालिया और यमन एक साथ मिलके बाब अल मंदाब रोक सकते हैं। सोमालिया एक तरह से एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस सोमालिया ने ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि इजराइल ने और अमेरिका ने सोमालिया को तोड़ के एक अलग राष्ट्र बना लिया है, सोमालीलैंड। अभी तक वो यूएन ने रिकग्नाइज नहीं किया है, लेकिन प्रक्रिया जारी है। और यूके एमटीओ, जो यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने लगातार जो यमन ने पूरे 7 अक्टूबर 2023 के बाद जो बाब अल मंदाब पे इजरायली शिप्स को रोका था, बड़ी इंटरनेशनल घटनाएं हुई थी और अमेरिका के साथ एक जंग भी लड़ी थी, तो यूके एमटीओ ने ही उस सारी चीजों को रिपोर्ट किया था। और अभी यूके एमटीओ की देखिए ये रिपोर्ट आई है, और जिसमें इन्होंने कहा है कि 6 नॉटिकल माइल्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ गैराकैन, सोमालिया, यहां पर एक शिप सोमालियंस ने उस पर कैप्चर कर लिया। और ये लोग सोमालियन पायरेट्स नहीं है, क्योंकि सोमालियन पायरेट्स फिर इजराइल से जुड़े रहते हैं। सोमालियन पायरेट्स ये नहीं है, ये ऐसा लग रहा है कि वहां की सरकार ने ऐसा किया। फिलिस्तीन के जेरूसलम में काफी दिनों बाद, यानी ईरान की जंग में जो एक वेस्ट बैंक में जो लोन अटैक्स पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के ऑर्गेनाइज्ड फैक्शंस भी और इंडिविजुअल पैलेस्टीनियंस भी, जो किसी संगठन से नहीं भी जुड़े, अपने बल पे वो जो लोन अटैक्स हो रहे थे बहुत बड़ी स्तर पे, और इधर ईरान जंग के समय रुके थे, वो फिर से शुरू हो गए। और जेरूसलम में इस तरीके की घटना सामने आई है। एक गोलीकांड हुआ है जिसमें इजरायली व्हीकल्स पे गोली चली है। अभी उसके डिटेल्स सेंसरशिप में है, वो अभी सामने नहीं आ पा रहे। लेकिन पूरे वेस्ट बैंक इस समय एक जंग का मैदान है। देखिए, मैं आपको बताता हूं जो घटनाएं हो रही हैं पूरे वेस्ट बैंक में। अल अक्सा मस्जिद के पास 147 इजरायली सेटलर्स उन्होंने घुसने की कोशिश की। फिर रमल्ला के तुर्मुस अय्या इलाके में, रमल्ला के वेस्ट बैंक में अबू अवाद की फैमिली पे हमला किया सेटलर्स ने। यहां पर संघर्ष दोनों तरफ से हुआ। फिर सेंट्रल जॉर्डन वैली में अल अतमाविया, यहां पर भी इजरायली सेटलर्स इकट्ठा हुए, नारे लगाए उन्होंने, यहां भी बड़ा भड़काऊ नारे लगाए और यहां भी संघर्ष हुआ। फिर अल मुगैयर जो रमल्ला में है, जहां पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की यानी महमूद अब्बास की सीट ऑफ गवर्नेंस है, वहां भी कुछ स्टन ग्रेनेड्स आईडीएफ ने फिलिस्तीनी घरों के ऊपर छोड़े और उन फिलिस्तीनी घरों से पत्थर फेंके गए आईडीएफ के ऊपर। फिर अबू फला रमल्ला में यह भी है, यहां पर भी टीयर गैस चली। जब फिलिस्तीनी युवा सड़क पे आ गए, आईडीएफ ने टीयर गैस चलाई। उसके बाद नाब्लस में एक परिवार का घर आईडीएफ डिमोलिश कर रहा था और वहां पर भी झगड़ा हो गया, संघर्ष हो गया। फिर देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये एक बड़ी फिनोमेना दिखा रही है। एक बड़ी अपराइजिंग वेस्ट बैंक में होने वाली है। फिर आप देखिए जबल बिर कूजा, ये भी वेस्ट बैंक में जगह, यहां भी संघर्ष हुआ।
बेत एल जो कि अल बिरा के नॉर्थ में, यहां भी संघर्ष हुआ। उसके बाद खिरबित अल मफकरा, यहां भी ये मजाफिर यत्ता हिब्रॉन में, हिब्रॉन यानी साउथ वेस्ट बैंक, हम नॉर्थ से शुरू हुए थे, साउथ पहुंच गए, यहां भी संघर्ष हुआ। फिर मुखमस जंक्शन जेरूसलम में है, यहां पर सेटलर्स ने फिलिस्तीनी व्हीकल्स पे अटैक किया, तो जो व्हीकल में लोग थे वो उन्होंने भी निकल के संघर्ष किया। और फिर देखिए देर दिवान में एक बड़ी घटना हो गई जिसमें कम से कम 50 इजरायली सेटलर्स और उतनी ही मात्रा में या उससे थोड़े ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों में झड़पें हुई और जिसमें इजरायली सेटलर्स को पीछे हटना पड़ा। तो ये देखिए आज की खबरें थी। मैं इसका जो फॉर्म है आपको फिर से बता दूं, जो हमने नया फॉर्म अडॉप्ट किया। हम हेडलाइंस बताते हैं पहले, फिर हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनकी विवेचना करते हैं। आशा आपको ये फॉर्म पसंद आया। जल्दी ही माइक भी आ जाएगा तो हम एक क्रोमा प्रेजेंटेशन भी आपके बीच कर सकेंगे। हाँ, एक चीज है कि अभी जैसे दिन के वीडियो में हमने बुलेट पॉइंट्स के हिसाब से न्यूज दी, एनालाइज किया, शाम की वीडियो में हो सकता है कि हम किसी एक विषय को लेकर उसको एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।